देश का मीडिया तो आपको ये बताने नहीं वाला कि मणिपुर के अंदर में क्या हो रहा है, तो हमने सोचा ये इन्फॉर्मेशन और मणिपुर की जो करंट सिचुएशन है जो 2023 से भी बदतर हो चली है उसको आपके सामने लेकर के आया जाए। नेशनल मीडिया आपको रिपोर्ट करेगा मिडिल ईस्ट के अंदर में क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितने शिप आ रहे हैं जा रहे हैं, नेतान्याहू क्या कह रहे हैं और ट्रंप मिडिल ईस्ट की पूरी वॉर में कैसे गिरगिट की तरह हर दिन रंग बदल रहे हैं। कुछ हो सकता है कवरेज इसको भी दे दी जाए कि बंगाल के इलेक्शन के अंदर में क्या क्या चालें चली जा रही है। वो असम के ऊपर टिके हुए हैं कि भाई पवन खेड़ा और हेमंत बिस्वा के बीच में क्या टसल चल रही है, क्या फाइट चल रही है, कौन भाग रहा है कौन भगा रहा है, किसने किसकी पोल यहां पर खोल दी। लेकिन इन सबके बीच में मणिपुर के हालात वापस से बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2023 की जो घटनाएं हैं वो भी छोटी लगे ऐसे कुछ यहाँ पर वाकया देखने को मिले हैं। 3 ऐसी घटनाएं हैं जो दिल दहला देने वाली हैं जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। एक माँ बेटी जो मेते कम्युनिटी की थी उनके ऊपर सोते सोते रात में अपने घरों के अंदर में है बम आपको गिरते हुए दिखाई देता है। रिपोर्ट्स यहाँ पर बता रही हैं कि जो कुछ रॉकेट लॉन्चर होते हैं, हैंड लॉन्चर्स होते हैं, उसका सहारा लेके कोई प्रोजेक्टाइल वेपन आकर के वहाँ पर गिरा है जिसके अंदर में वो मेते फैमिली के 2 सदस्य वो आहत आपको होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा बीएसएफ का एक जवान मारा गया क्रॉस फायरिंग के अंदर में। सीआरपीएफ जो सैन्य बल है उसके कैंप्स के ऊपर अटैक हो रहा है। ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं जो है, इंटरनल टर्बुलेंस, और हमारे पास इसकी कवरेज हार्डली कोई आ रही है। 2023 के अंदर में एमसी मैरीकॉम ने ट्वीट किया था, गृह मंत्री साहब को भी अर्ज किया था और प्राइम मिनिस्टर साहब को कि भाई जो घटनाएं मणिपुर के अंदर में चल रही हैं, एस्केलेट हो रही है, उसको संभाल लीजिए। मणिपुर इज बर्निंग, मणिपुर जल रहा है, इसकी आग को बुझाने का काम है। 3 साल में कई सारी घटनाएं हुई, बीच में मामला शांत होता हुआ भी आपको दिखाई दिया। प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, नया चीफ मिनिस्टर मणिपुर के अंदर में आया, हजारों सैकड़ों की तादाद में जो सीएपीएफ है, बीएसएफ है, आर्म फोर्स के पर्सनल से आर्मी जो है वहाँ पर लगाई गई, स्टेट पुलिस तो इन्वॉल्व है ही। लेकिन इसके बाद भी जो घटनाएं हैं 2026 के अंदर में ऐसे एंगल को दिखा रही है जिसको आप सोच नहीं सकते हो। पूरे मामले को यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं, इसका हिस्टोरिकल रूट क्या है मणिपुर की पूरी टेंशन का, और वर्तमान में क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सही है कौन गलत है ये समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह, द गफलत में आप सभी का स्वागत है। चैनल के साथ नहीं जुड़े तो इसी तरीके की ऐसी कवरेज जिसको शायद कई बार मीडिया दबाता है, जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम के 3 हैंडल्स दिए हुए हैं, इसमें से द गफलत पे आप सबसे पहले जुड़ जाओ। वीडियो की अपडेट्स और कई सारी पीडीएफ फाइल्स आपको यहाँ पर मिलता रहता है। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस हम बनाते रहते हैं, लॉन्ग वीडियोस तो पॉसिबल नहीं होते हर दिन नहीं लाना। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू डेली अपडेट, देश दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम से लेकर हर एक एंगल को यहाँ पर कवर करते हैं उत्कर्ष सिंह _हेयर पे। अब इस फ्रैक्चर्ड स्टेट की अगर हम यहाँ पर बात करें मणिपुर के अंदर की, ठीक है ना, जब ये घटना हुई बीएसएफ का एक जवान क्रॉस फायरिंग के अंदर में मरा, जिस समय पे आपको ये मेती फैमिली के 2 मेंबर्स मारे गए दिखाई दिए, रोड पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं बच्चों को लेकर के। अब उस वीडियो को सेंसर करने की भी बातें सामने आ रही हैं कि वो वीडियो, वो दृश्य ना दिखाया जाए। छोटे छोटे बच्चे स्ट्रीट पे, रोड के ऊपर उतरे हैं कि हमारे लोगों की जाने जा रही है, ट्राइबल लोगों की जाने जा रही है, उन वीडियो को भी सेंसर करने की बात आ रही है। इसके बीच में गवर्नमेंट का क्या एक्शन था? गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरनेट को ब्लॉक करना एक सॉल्यूशन समझा, है ना। कश्मीर में कुछ हो, लद्दाख में कुछ हो, इंटरनेट को ब्लॉक कर दो, सारी चीज़ सुधर जाएंगी। बट ये भी किस तरीके से बैकफायर कर रहा है ये आपको समझने की ज़रूरत है। जब ये इंटरनेट ब्लॉक होता है ना तो सिर्फ लोकल मशीनरी ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर बचती है और उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, डर के माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है ना। र्यूमर्स वहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं और इससे कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। लोगों के दिलों में जो टेंशन है, लोगों के दिलों में जो डर है और जो गुस्सा है उसको भी यहाँ पर फ्यूल करने की बात कर रहा है। आप में से वो लोग जो इस पूरे मुद्दे को समझते नहीं हो, तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजिकल टाइम लुक लेकर के आए हैं। मणिपुर की अगर आप जियोग्राफी को देखोगे ना तो पूरा का पूरा स्टेट 2 एरियाज़ में बटा हुआ है। एक जो हिल एरियाज़ हैं जहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स रहती हैं, जो प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि कुकीज़ है, जिस तरीके से जोमीज़ हैं और नागा जैसी जो ट्राइब है। और दूसरी तरफ वैली का रीजन आपको दिखाई देता है, जो इस पूरे एरिया का, मणिपुर के स्टेट का सिर्फ 10 लैंडमार्क्स रहता है, लेकिन जो मेती की ज़्यादातर पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, वो इसी एरिया के अंदर में है। ट्राइबल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके हिल एरियाज़ में, और हिल एरियाज़ 90% कंप्राइज करता है पूरे के पूरे मणिपुर के लैंडमार्क्स का। अब ये जो जियोग्राफिकल डिवाइड है ना, ये एक तरीके से डेमोग्राफिक डिवाइड को भी दिखाता है और एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड को भी यहाँ पर प्रेजेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से, जो ज़्यादातर डेवलपमेंट है, जो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वैली के रीजन में आपको दिखाई देता है। हिल्स के एरिया थोड़े से आइसोलेटेड है। हाल के कुछ ईयर्स के अंदर में कई सारे काम को कवायद करने की कोशिश की गई है, लेकिन बड़ी सारी इसके अंदर में प्रॉब्लम्स है। उस तरीके से, जिस तरीके से इसको आगे बढ़ना चाहिए था, जिस तरीके से कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, इंटीग्रेशन होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। दूसरा एक बड़ा इशू होता है, म्यांमार के साथ में बॉर्डर को शेयर कर रहा है। बॉर्डर के पोरस होने की वजह से इन्फिल्ट्रेशन भी यहाँ पर पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से लोगों की जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पर
उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनको लगता है कि वो डिप्लीट हो रहे हैं और इसके अंदर में स्टेट वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है। एक और यहाँ पर एंगल है, इस पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट को लार्जली पोर्ट्रे किया गया एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेते कम्युनिटी एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज़ लाइक कुकीज़। क्यों यहाँ पर ये हुआ? आप देखोगे मेते कम्युनिटी यहाँ पर मांग रही थी कि भाई हमें शेड्यूल ट्राइब का अधिकार दीजिए, ठीक है। कुकीज़ इसके खिलाफ में, जो कि वहाँ पर ऑलरेडी एसटी कम्युनिटीज़, एसटी ट्राइब्स हैं, ओरिजिनल जो ट्राइब्स इनहेबिटेंट्स हैं, वो इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका क्या कहना है कि भाई हमारा जो एरिया है, खासकर जो हिल एरियाज़ हैं, ये आर्टिकल 371C के अंदर में मणिपुर आता है, तो हमारे इंटरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इस आर्टिकल को डाला गया है, ताकि हमारे कल्चर से लेकर के, हमारे लैंड के रेगुलेशन से लेकर के, और भी कई सारी जो चीज़ें हैं उसमें हमारा सेल्फ रेगुलेशन है, वहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस ना हो, हमारी ज़मीनों का एनक्रोचमेंट ना हो, हमसे छीनी ना जाए, और हमारा अधिकार हमारे पास इंटैक्ट रहे। अब उन्हें डर था कि अगर मेतेज़ यहाँ पर ये राइट को मांग रहे हैं कि हमें भी एसटी का अधिकार दो, क्योंकि मेतेज़ की जो पॉपुलेशन है ना बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो कई बार डर रहता है कि भाई यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट मेते को एसटी का अधिकार यहाँ पर दे ना दे, है ना। ये अब तक हुआ क्यों नहीं? शायद इतना बड़ा वोट बैंक गवर्नमेंट को पहले ही लालच दे दिया होता इनको एसटी राइट कन्फर करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है। लेकिन रीज़न क्या हो सकता है कि इस पूरे मणिपुर के इशू के ऊपर गवर्नमेंट थोड़ी सी डिस्टेंस को बनाए दिखाई देती है, चाहे इसका रेजोल्यूशन हो और या फिर इवन वोट बैंक पॉलिटिक्स हो, इस पर थोड़ा सा डिस्टेंस क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज मणिपुर से जो लोकसभा के अंदर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले हैं, जो सीट है वो सिर्फ 2 है। तो अगर किसी को सच्चे तरीके से देश की चिंता होगी, मणिपुर एक राज्य की चिंता होगी, तब तो वो इसकी तरफ ध्यान देगा। अदरवाइज पॉलिटिकल एंगल अगर आप देखोगे, सब लोग अपनी रोटी अगर सेकने में लगे रहें, तो 2 सीट यहाँ पर इंसान को बहुत ज़्यादा लालच नहीं देने वाली। शायद इसी वजह से इसका जो प्रॉब्लम है 3 साल में सुलझने की जगह पर और उलझता वो आपको दिखाई दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट 60,000 से भी ज़्यादा लोग को हो चुका है, अपने घरों परिवार से अलग हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अभी सब प्रॉब्लम्स आप पढ़ोगे एक एक करके। तो उसकी रूट्स 2023 में शुरू होती है। मेते कहता है कि हमें भी एसटी राइट चाहिए, जो कि यहाँ पर कुकीज़ के पास, जोमीज़ के पास, नागाज़ के पास है। वो ट्राइब जो हिल एरियाज़ के अंदर में, मेतेज़ कहाँ पर है? वैली एरिया के अंदर में, इम्फाल वैली के अंदर में। अब ये राइट अगर इनको मिलता है तो ये भी कवर्ड हो जाएंगे, जो प्रोटेक्टिव फीचर, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर और सेफगार्ड दिए गए हैं स्पेशली टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द मणिपुर, है ना। सिर्फ मणिपुर के लिहाज से नहीं, शेड्यूल ट्राइब के लिए इन जनरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो कुछ भी प्रोटेक्शन है वो इनको मिल जाएंगे। हिल के एरिया के अंदर में अभी तक ये ज़मीन नहीं खरीद सकते, ट्राइबल डोमिनेंट एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। अगर उनको भी आप एसटी के अंदर में डाल दोगे तो वहाँ पर ट्राइबल्स को, कुकीज़ को वहाँ पर डर है कि हमारे जो एरियाज़ हैं हमसे छीन लिए जाएंगे, हमारी ज़मीनें हमसे छीन ली जाएगी, एनक्रोचमेंट आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट को डिसाइसिव वे में ये चीज़ देखनी थी कि भाई क्या मेते जेन्युइनली इस क्राइटेरिया के ऊपर खड़े बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। इसके लिए वो कमेटी बैठा सकती थी, इसके लिए वो पैनल्स को वहाँ पर बैठा सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी इसके ऊपर फैसला नहीं लिया गया। आप भाई इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो ना, देखो कि मेतेज़ की क्या प्रॉब्लम है, देखो कि कुकीज़ क्या कह रहे हैं, दोनों के पक्षों को वहाँ पर सुनने की कोशिश करो, कमेटी को बैठाओ जिसके अंदर में न्यूट्रल मेंबर्स हों, मेते कम्युनिटी के कुछ सेलेक्टेड लोग हो, कुकीज़ के कुछ लोग हो, जोमीज़ और नागाज़ को भी आप बैठाओ, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मणिपुर की उसके लोगों को आप वहाँ पर बैठाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को बुलाओ, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट को आप बैठाओ, सोशियोलॉजिस्ट को बैठाओ, और एक बार बैठ करके आप डिसाइड करो। कोई भी चीज़ चर्चा के थ्रू नतीजा निकलता है, बैठ करके आंखें मूंदने से हमारी समस्या नहीं सॉल्व हो जाने वाली होती। कहते हैं ना, वो जो ऑस्ट्रिच का एक एग्जाम्पल होता है, शुतुरमुर्ग ज़मीन के अंदर में सर को डाल लेता है, उससे समस्या नहीं आपकी सुलझने वाली है। तो ये बैकग्राउंड है इस पूरे प्रॉब्लम का, और इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बड़ा करने का यहाँ पर फैक्टर क्या है? 1600 किलोमीटर का एक अनफेंस्ड, फेंसिंग नहीं है जहाँ पर, वो बॉर्डर एरिया जो म्यांमार के साथ में शेयर कर रहा है मणिपुर, इन्फिल्ट्रेशन से लेकर के बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब 2023 के शुरुआती दिनों के अंदर में ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी। प्रॉब्लम को और बड़ा बनाता है हाईकोर्ट का एक डिसीजन। जो यहाँ पर हाईकोर्ट है, इसने एक कॉन्ट्रोवर्शियल डायरेक्टिव दिया अप्रैल 2023 में। इसने कहा कि जो ये मेते मांग कर रहे हैं एसटी स्टेटस की, उसको कंसीडर करो। अब जो एक लेटेंट दबा हुआ डर था कुकी कम्युनिटी के लोगों के बीच में, वो और बढ़ गया कि भाई अब तो कोर्ट यहाँ पर कह रहा है कहीं इनको सही में मिल गया एसटी का राइट, तब तो हमारे लैंड यहाँ पर एनक्रोच हो जाएंगे। मई 23 को ट्राइबल सॉलिडारिटी एक यात्रा यहाँ पर निकलती है ट्राइबल बेल्ट के अंदर में, जो हिल एरियाज़ है वहाँ पर स्पेसिफिकली एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप चूरचंदपुर कहते हो, यहाँ पर ये यात्रा आपको निकलते हुए दिखाई देती है। टेंशन, वायलेंस बहुत तेज़ी से इसके बाद ये मई जून के अंदर में बढ़ती जाती है। और फॉलोइंग दिस पिछले 3 साल के अंदर में न जाने कितने हज़ारों लोग यहाँ पर इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनका विस्थापन हो चुका है अपने घरों से, मोहल्लों से,
लोग दूर हो चुके हैं, है ना, बिकॉज प्राइमरी जो सॉल्यूशन सोचा यहाँ पर गवर्नमेंट ने कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, प्रेजेंट रूल लगा दिया, नया सीएम बन गया। एक एडमिनिस्ट्रेटिव वे में क्या सॉल्यूशन होगा कि एक बफर जोन को इस्टेब्लिश करते हैं। बफर जोन के एक तरफ कुकीज़ की कम्युनिटी है, दूसरे तरफ जो आपके मेते एससी कम्युनिटी है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन ही ना होने दो, प्रॉब्लम ना होने दो। हैवी मिलिट्री को वहाँ पर लगा दो, पुलिस फोर्सेस को वहाँ पर लगा दो, ठीक है ना, जो पैरामिलिट्री है उसको वहाँ पर लगाओ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, जो बीएसएफ ये जवान है सबको यहाँ पर लगाओ, पेट्रोलिंग यहाँ पर करो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो, बफर जोन से प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगी। अब ये बफर जोन बनाने की वजह से कई सारे जो लोग हैं वो अपने अपने एरिया से डिस्प्लेस हो गए, बिकॉज टेरिटरी को मार्क कर दिया गया कि भाई इतने एरिया के अंदर में तुम्हारा है, इतने एरिया के अंदर में तुम्हारा हो। चीज़ें और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बढ़ने लगती हैं, खासकर जब पुलिस मिलिट्री इन सब का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाई देने लगा। तो कई सारे ग्रुप्स इनिशियली जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने वेपनरी जो होती है ना, आर्मरी जो होती है, जिसको आप क्या कहते हो, शस्त्रागार कहोगे ना हिंदी में, जहाँ पर वेपन्स रखे जाते हैं, वहाँ से हथियार ही उठा लिए, चोरी कर लिए, लूट लिए। हज़ारों की संख्या में जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, स्टेट के जो वेपन्स थे, उनको उठा लिया। और ये स्टेट के वेपन चीज़ों को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं। वाई? बिकॉज अब आर्म्ड रिबेलियन आप कर सकते हो। तो ये चोरी हो रही है भाई। किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है कि सरकार, पुलिस महकमे के जो हथियार हैं वो यहाँ पर चोरी कर लिए जा रहे हैं और उसको इस विद्रोह के अंदर में यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, प्रोटेस्ट के अंदर में, वायलेंस के अंदर में यूज़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे इसके सॉल्यूशन के तौर पे जब लोगों को अलग अलग किया गया, सीआरपीएफ, सीएपीएफ के यहाँ पर बुलाया गया, है ना, बफर जोन यहाँ पर क्रिएट किए गए, उससे क्या प्रॉब्लम हुई? कई सारे लोग जो उनका जनरेशनल लाइवलीहुड था, जहाँ पे वो काम करते थे, बफर जोन बना दिया गया, अब उसके हिसाब से रहना है। टेरिटरी को मार्क कर दिया, तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पर हो, तुम उधर नहीं जा सकते, तुम उधर नहीं जा सकते। तो जिनका लोगों का ट्रेडिशनल जो लाइवलीहुड था, आजीविका थी, कईयों से वो छिन गई, कईयों के जो घर हैं वो जुड़ गए। जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जा रहा है, यूथ जो जा रहा है, उनके स्कूल कॉलेजेस वहाँ से उनसे छीनने लगे, एजुकेशन छिन रही। भाई सबसे बड़ी जो सॉल्यूशन होता है किसी भी समस्या का वो है जनरेशनल एजुकेशन। आप एजुकेशन ही छीन रहे हो। 3 साल तक यहाँ पर वेट किया गया, कितनी सारी चीज़ें हो गई, सोचा गया फिजिकल सेग्रीगेशन जो है वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, बट उसने 2026 के अंदर में नई प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्रिएट किया, है ना। ये दिक्कत के मेजर फ्यूल्स क्या हैं, कौन सी चीज़ आग के अंदर में और भी घी को डालने का काम कर रहे हैं? सबसे पहला वो वेपन। अभी हाल फिलहाल में 2026 में कई सारे वेपन को जब्त किया गया जो कि चोरी हुए थे स्टेट के पास से, है ना, लेकिन अभी भी हज़ारों की तादाद में सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं वो अनरिकवर्ड हैं। और वो इस तरीके की रेडिकल सिविलियन मिलिटेंसी को यहाँ पर क्या कर रहा है? एम्पावर करने का काम कर रहा है। दूसरा जियोपॉलिटिकल जो स्पिल ओवर है, जो बगल के देश म्यांमार के अंदर में एक ऑनगोइंग वॉर है, वहाँ से कई सारे रेफ्यूजी भाग करके आ रहे हैं, इन्फ्लक्स उनका हो रहा है, बिकॉज अनफेंस्ड बॉर्डर्स हैं, पोरस एक बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इन्फ्लक्स क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है ये इस कंडीशन को और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बना रही है। कौन वहाँ पर रेफ्यूजी है, कौन बाहर से आए, कौन अंदर का है, बिकॉज रेशियली एथनिकली भी आप देखोगे ना, लोग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, खासकर जो आसपास के एरिया के अंदर में, रेशियल एफिनिटी जो है, एथनिक एफिनिटी जो है, वो आपको म्यांमार जैसे जो आसपास के एरिया है उनके साथ में ज़्यादा क्लोज दिखाई देगी, ठीक है। सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि कौन आ रहा है, कौन रेफ्यूजी है, कौन इस मूवमेंट की आड़ में अपनी रोटियों को सेक रहा है, प्रॉब्लम को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ भी एक टेंशन का, ये भी आग के अंदर में घी डालने वाला काम कर रहा है। देन नार्को की इकॉनमी जो है, ये आपको शुरुआत में मैं बता रहा था कि दिखाया जा रहा है ना, मीडिया के अंदर में यूजुअली कवर होता है कि इट इज़ ओनली अ डिस्प्यूट बिटवीन द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑन वन हैंड, जिसके अंदर में आपके कुकीज़ हैं, जोमीज़ हैं और नागाज़ हैं, और दूसरे एंड पे मेतेज़ हैं। मेते एसटी की डिमांड कर रहे हैं और उनकी एसटी की डिमांड के खिलाफ में मूवमेंट कर रहा है कौन? ट्राइबल कम्युनिटी। पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर इवन ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में भी इंट्रा विद इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के भी हिस्टोरिकल रूट है। कौन कौन सी ट्राइब यहाँ पर है? कुकीज़ और नागाज़ अपने में वहाँ पर लड़े हुए हैं, बिकॉज नागा मूवमेंट आपको याद होगी, और NSCN का फॉर्मेशन अगर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर उसका रील भी हमने अपलोड किया था बीच में। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि NSCN ने क्या कहा था कि आसपास के वो एरिया जहाँ पर जो नागा लोगों के इलाके हैं, है ना, नागा कम्युनिटीज़ के इलाके हैं, जहाँ पर नागास की पॉपुलेशन रहती है, इन सबको मिलाकर के ग्रेटर नागालैंड की डिमांड की गई थी। जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं ना, उसी तरीके से ग्रेटर नागालैंड की बात कही गई थी। जहाँ जहाँ पर भी नागा की पॉपुलेशन है, जहाँ जहाँ पर भी नागा लोग रहते हैं, जो ट्रेडिशनली नागा की टेरिटरीज नहीं है, उनको इनकॉर्पोरेट करके सारे एरियाज़ को मिला करके एक बड़ा सा नागा का क्षेत्र बना दो। अब जाहिर सी बात है उसके अंदर में मणिपुर के भी हिस्से आते हैं, बिकॉज मणिपुर के अंदर में भी वो नागास की पॉपुलेशन है। तो इस मुद्दे को लेकर के इवन ट्राइबल्स के बीच में आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही, किलिंग्स हो रही हैं। जो BSF का जवान की डेथ हुई है ना, वो इसी क्रॉस फायर के अंदर में हुई है। यहाँ पर ये जो ट्राइबल की इंट्रा ट्राइबल झड़प थी ना, उसके बीच हुई थी। अच्छा, गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर एक और चीज़ को कई लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, जो यहाँ की नार्को इकॉनमी है। हिल के एरियाज़ में कई सारे जो ट्राइबल फार्मर्स हैं वो लंबे समय से ओपियम का, पॉपी प्लांट जो है ना, उसका वहाँ पर कल्टीवेशन करते रहे, और
ये इस सेंसिटिविटी को और भी बढ़ा देता है, बिकॉज जो आपका थाईलैंड, लाओस और जो म्यांमार का रीजन है, जो गोल्डन ट्राइंगल वाले कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई देते हैं, जहाँ पर ये ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, इलिसिट ड्रग्स की पेडलिंग मूवमेंट आपको दिखाई देती है, उसके साथ में म्यांमार की विसिनिटी है, बॉर्डर्स अनफेंस्ड है कई एरियाज़ के अंदर में और पोरस है, तो ये ओपीएम कल्टीवेशन की इकोनॉमी एक तरीके से फंडिंग भी करती है ना। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए, बिकॉज ये भाई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है ना, देश के अंदर में यहाँ से ड्रग्स अगर आए, कोई भी तरीके के ड्रग्स अगर जाए, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। तो गवर्नमेंट ने 2007 के बाद इसको सप्रेस करने के लिए कई सारे जो पॉपी फील्ड है ट्राइबल एरियाज़ में, हिल एरियाज़ में, उसको जलाने का काम किया। इसने भी लोगों के अंदर में एक नेगेटिव सेंटिमेंट डाला, क्योंकि लोग उसको इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से नहीं देखते। उनके लिए तो उनका कल्चर, उनका जल, उनकी जो ज़मीन है, उनके जो जंगल हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उनका जो एरिया है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग ने इसको क्या देखा कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हमेशा से आइसोलेटेड रखा गया है, अलग थलग रखा है, हमारी डिमांड मांगी नहीं जाती है। मेतेज़ की तरफ भी ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। मेतेज़ का जो एरिया है वैली का रीजन, वहाँ पर डेवलपमेंट भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, जॉब से लेकर के, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में रिप्रेजेंटेशन उनका है, जबकि एसटी का स्टेटस मिला हुआ है ट्राइबल्स को, उसके बाद भी ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो पहले से एक नाराज़गी है लोगों के बीच में। जब ये खेती को जलाया गया, जो कि एक इनकम का जरिया थी, कई सारे ट्राइबल फार्मर्स जो थे कुकी कम्युनिटी के, उनके बीच में एक और नेगेटिव सेंटिमेंट को देखता है। तो नार्को इकोनॉमी के जो डायनेमिक्स है ना, वो भी यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं हमारे लिए समझना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वैक्यूम आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि कई बार जब भी इस तरीके के वायलेंस के एपिसोड होते हैं या चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाती दिखाई देती हैं, तो स्टेट क्या कर रहा है, वहाँ पर ब्लैकआउट्स कर दे रहा है, लाइटें काट दो, इंटरनेट को शट डाउन कर दो, कम्युनिकेशन चैनल्स को डिस्टर्ब कर दो। इससे क्या है, इससे मिस इन्फॉर्मेशन, गलतफहमी और जो अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, उनको और फैलाया जा सकता है, आग को और भी भड़काया जा सकता है। दैट बिकम्स आप सॉल्यूशन जो आपका, वो अलग से प्रॉब्लम आपको बनते हुए दिखाई देगा। सारी समस्या के बीच में जो रूट कॉज है, खासकर मेते का और जो इनका कुकीज़ का डिस्प्यूट है, वो है ट्राइबल का स्टेटस। इसको समझने के लिए हमें एंथ्रोपोलॉजिकल ही लेंस को लेना पड़ेगा, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी इन चीज़ों के अंदर में डील करती है। जो एंथ्रोपोलॉजी में हमारे कुछ स्टूडेंट होंगे वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं। देश के अंदर में जिसके पास एसटी का राइट है, उसको कई सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है, लेकिन एसटी का राइट किसके पास है? हर एक ट्राइब जो आपकी होती है, या हर एक वो कम्युनिटी जो कि क्लेम करती है कि वो एक ट्राइब है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्राइब, अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ट्राइब कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसका एक कॉमन कल्चर है, जो कई बार कॉमन एंसेस्ट्री के साथ जुड़े होते हैं, उनके बीच में वी फीलिंग है, एक ही तरीके की इकोनॉमी होती है, एक ही तरीके के फेस्टिवल, एक ही तरीके के कस्टम्स को सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये एक ट्राइब हो सकती है, लेकिन हर एक ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 342 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो नोटिफाई करेगा कि कोई कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या पूरा का पूरा ग्रुप या उसके अंदर कोई सेक्शन, वो क्या है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर में आएगा। ठीक है, कई समय तक ये विवाद हमारे बीच में रहा, एक दुविधा रही कि हम क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं, बिकॉज हमारा संविधान जो है हमें ये तो बता रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के अंदर में आएगा। अच्छा, इसके अंदर में ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट पिन पॉइंट कर रहा है, चूज कर रहा है कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको करूँगा। पूरा मैकेनिज्म है, जिसके ऊपर भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, एक और वीडियो इस चैनल पर भी लेकर के आएंगे। NCST का भी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देगा, जो RGI या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसका भी इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ होती है, स्टेट्स और बाकी लोग भी, बॉडी जो है वो भी अपने रिकमेंडेशन को दे सकती हैं। तो एक पूरा फ्लो मैकेनिज्म है इसका। फाइनल जो नॉट है, नोटिफिकेशन, वो प्रेसिडेंट की तरफ से आपको आते हुए दिखाई देगा। लेकिन समस्या ये थी कि भाई क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप डिसाइड करोगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा बता नहीं रहा ना कि जिसको ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब बनाएंगे उसको किस बेसिस पे बनाएंगे। यहाँ पर 1965 में जाकर के BN लोकुर कमेटी की एक रिपोर्ट आती है और वो यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्राइटेरिया को रखते हैं। BN लोकुर साहब एक्स जो लॉ सेक्रेटरी हैं देश के अंदर में, वो रहे हुए हैं, और इनके क्राइटेरिया में कुछ मेजर चीज़ें थी। जैसे सबसे पहला, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, जो डिस्टिंक्टिव कल्चरल ट्रेट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देने चाहिए, है ना। जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी कि आपका जो एरिया है जिसके अंदर में वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि चाह रही है राइट को, ट्राइबल राइट को, वो थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड हो, अलग थलग हो मेनलैंड एरिया से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ हैं, डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनसे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो एक्टिव एरियाज हैं उनसे थोड़ा अलग थलग हो, जियोग्राफिकली डिस्कनेक्टेड हो, है ना। बिकॉज ट्रेडिशनली ट्राइब्स थोड़े अलग थलग हिली एरियाज़ में, पहाड़ी एरियाज़ पे, ऐसे एरियाज़ में रहती थी। मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के अंदर में जुड़ी हुई नहीं दिखाई देती थी आपको। दूसरा, डिस्टिंक्टिव कल्चर, उनके अपने कल्चर के नुआंसेस हो। जैसे एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का कल्चर और हिंदू कम्युनिटी का कल्चर दिखाओगे ना, तो आपको डिस्टिंक्शन दिखाई देगा, उनके परंपराएं, उनके विधान, उनके कस्टम्स अलग है, हमारे अलग हैं। वैसे ही कोई भी ट्राइब अगर कह रही है कि हम यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब हैं,
तो उसके अंदर में कुछ ऐसी झलकियाँ होनी चाहिए जो उसको विशिष्ट बनाती हैं, अलग बनाती हैं, दूसरी ट्राइब या जो मेन स्ट्रीम है उससे डिस्टिंग्विश करने में यहाँ पर हेल्प करती है। प्रिमिटिव यहाँ पर ट्रेड्स होने चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की आपको ट्रेड्स नहीं दिखानी चाहिए। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूसरी कम्युनिटी के साथ में मिलनसारता, मतलब जुड़ाव, इंटीग्रेशन, ये बहुत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस, एक डिस्कनेक्ट वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच में। तो इन्हीं के बेसिस पे गवर्नमेंट को ये इवैल्यूएट करना है कि भाई एसटी स्टेटस दिया जाना है कि नहीं। हाई कोर्ट ने भी जब इस चीज़ को वहाँ पर कहा तो सबसे पहले तो वहाँ पर एक इंटरनल कमेटी को बनाना चाहिए था, जिसके अंदर में जो मैंने मेंबर्स बताए उनको बैठाओ आप और डिस्कस करो आपस में, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक यूनिक सिचुएशन है। डिस्टिंक्टिव कल्चर तो बिल्कुल है मेतेज का, वो तो वहाँ पर टिक मार्क आपको मिल जाता है ना, लेकिन जियोग्राफिकल आइसोलेशन या साइनस ऑफ कॉन्टैक्ट वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो कि अप्लाई हो रहे हैं, कुछ ट्रेट ऐसे हैं जो कि अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आप कैसे डिसाइड करोगे कि मेतेज को राइट दिया जाए कि नहीं दिया जाए? और जब तक ये डिसाइड नहीं होगा, इसके ऊपर आप एक कंक्लूजन के ऊपर नहीं आओगे, ये विवाद बना रहेगा। अच्छा, ये भी 1965 का है। आज के समय में भी कई लोग को जो यहाँ पर कई कम्युनिटीज़ को एसटी के राइट दिए जा रहे हैं। अगर आप उठा करके उसको एग्जैक्टली देखोगे कि क्या वो जो क्राइटेरिया है लोकल कमेटी का, उसके ऊपर जिन ट्राइब्स को आज के समय में कई कम्युनिटीज़ को एसटी राइट दिया गया है नियर टर्म्स के अंदर में, वो उसके ऊपर क्या खरी उतरती हैं? आंसर आपको कई बार नो दिखाई देगा। जैसे होता है ना कि कई बार आईएएस बन गया इंसान, कई सालों तक, कई जनरेशन वहाँ पर आईएएस है, उसके बाद भी उसको वहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है। उसी तरीके से आपको दिखाई देगा कि कई कम्युनिटीज़ बीएन लोकुर के कमेटी के क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठती हैं, शहरों के अंदर में, जॉब्स के अंदर में है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एसटी का राइट वहाँ पर मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी बहुत डिबेट होती है। तो एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, जिसको हमें, आपको, सरकारों को भी सोचना है, एक्सपर्ट कमिटीज़ को भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि शुड वी रिविजिट दिस क्राइटेरिया। बीएन लोकुर ने जिस चीज़ को यहाँ पर करके गए हैं, बता के गए हैं, वो 1965 के बाबा आदम के ज़माने की है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इतने सारे अमेंडमेंट ले आए, फॉरेस्ट एक्ट को आपने बदल डाला, अंग्रेजों के दिए आईपीसी सीआरपीसी को आपने थोड़ा सा ट्वीक किया, मॉडिफाई किया, बीएनएस ले आए। तो क्या ये जो क्राइटेरिया बाबा आदम के ज़माने के हो गए हैं, कुछ दशकों के अंदर में 100 साल पूरे हो जाएंगे उस क्राइटेरिया के, आप उनके अंदर में क्या रिविजिट नहीं कर सकते हो कि क्या अभी भी वो क्राइटेरिया सूटेबल है या हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? बिकॉज प्रॉब्लम जो जड़ है वो वही है और सोल्यूशन भी वहीं से आपको दिखाई देगा। वीडियो आपको किस तरीके का लगा? आई होप सारे एंगल को आप यहाँ पर जो इन्वॉल्व है वो समझ गए होंगे। चैट बॉक्स के अंदर में ज़रूर बताइएगा अगले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, वो भी आप ज़रूर हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने आपको बताएं, खासकर हमारे इंस्टाग्राम के साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो, उसको स्कैन करके, जहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट में कई वीडियो मिलते रहते हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी के अंदर में प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी हमारे जो फाउंडेशन बैचेज हैं या क्रैश कोर्सेज हैं, एडवांस बैचेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, इनके अंदर में आप जुड़ सकते हो, ठीक है। जिसकी जानकारी के लिए अगेन आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, जो कि ऑलरेडी आपको शुरुआत में दिखाई गई थी, ठीक है। ईमेल आईडी भी नीचे दी हुई है, okutkarsingh@gmail.com। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।